हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक ऑन योर डिमांड। लेकिन हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएँ। साथ ही हमने अभी करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डेली करंट अफेयर्स के, तो आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक ये कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लॉक डायग्राम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले कंट्रोल सिस्टम के अगर बारे में आपको नहीं पता हो, अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना हो तो उसकी भी वीडियो कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में जानना। इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है किसी भी सिस्टम का। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है ये, जिसका गेन है GS। हम इसमें एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं RS, जो कि हमारे इनपुट का लाप्लास है, और यहाँ से इसको अप्लाई करने में इस सिस्टम में आउटपुट आ रहा है CS, जो कि हमारा आउटपुट सिग्नल CT का लाप्लास है। तो बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन इस सिस्टम का क्या होगा, पहली बात तो हम इसे TS से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट के लाप्लास का इनपुट के लाप्लास के साथ, यानी कि TS इज इक्वल टू होता है CS अपॉन RS। ये ट्रांसफर फंक्शन होता है किसी भी सिस्टम का। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। तो ब्लॉक डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट जो कि हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है उसके द्वारा परफॉर्म किया हुआ फंक्शंस का और फ्लो होते हुए सिग्नल्स का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। सिस्टम एज वी नो टू टाइप्स के होते हैं। अगर आपको नहीं पता ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली स्टार्ट कर रही हूँ ओपन और क्लोज को। तो ओपन लूप सिस्टम, ये है ओपन लूप सिस्टम जिसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है जिसका गेन है GT। इसमें हमने एक RT इनपुट सिग्नल डाला है जिसका आउटपुट आ रहा है CT। अब इसी का लाप्लास होगा CS और इनपुट का लाप्लास होगा RS और गेन का लाप्लास होगा, सिस्टम के गेन का लाप्लास होगा GS। ये तो था ओपन लूप सिस्टम। अब मैंने यहाँ पर एक क्लोज लूप सिस्टम बनाया है जिसमें एक फीडबैक पाथ भी है, जो मैंने रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फीडबैक पाथ है और इसका ये फीडबैक गेन कहलाता है HS। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ। एक तो ये, इसको हम बोलते हैं समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट क्या होता है? समिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी एक से ज़्यादा सिग्नल आ रहे होते हैं किसी सिस्टम में तो उन सिग्नल को ऐड करने वाला जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये RS इनपुट अप्लाई करा है और यहाँ से ये जो फीडबैक पाथ है वो आउटपुट सिग्नल को उठाकर यहाँ पर फीडबैक सिस्टम में डाला है। तो ये यहाँ पर आया है फीडबैक सिग्नल, जो कि फिर से यहाँ पर RS के साथ अप्लाई हो रहा है, यानी कि सम हो रहा है, और इसे सम कौन कर रहा है? ये समिंग पॉइंट। उसके बाद बात आती है HS की। तो इसको मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ये क्या है? फीडबैक पाथ है और ये फीडबैक पाथ का फीडबैक गेन है, ब्लॉक है ये। उसके बाद ये क्या होता है? टेकिंग पॉइंट। इसे हम बोलते हैं टेकिंग पॉइंट। टेकिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी हमें कहीं से कोई सिग्नल उठाना होता है तो हम टेकिंग पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें ये CS सिग्नल उठाना है तो यहाँ पर हमने लगाया है टेकिंग पॉइंट और यहाँ से इसे उठाकर फीडबैक सिस्टम में अप्लाई किया है। तो हमारे पूरे सिस्टम में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। क्या क्या? एक तो समिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि ऐड करता है दो सिग्नल को, सम करता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट।
टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट किस लिए यूज़ में आता है? किसी भी सिग्नल को उठाकर कहीं अप्लाई करने के लिए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जैसे ये सिग्नल है यहाँ से लेकर कहीं अप्लाई करना है इसे। और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है ये ब्लॉक, इसी को हम ब्लॉक बोलते हैं और इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ब्लॉक डायग्राम में। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस क्लोज सिस्टम को यानी कि फीडबैक सिस्टम को सॉल्व कैसे किया जाता है, GS और HS को सॉल्व करके एक ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट अप्लाई किया था RS और ये मैंने इसको सॉल्व करके एक ब्लॉक बना दिया है। और इस ब्लॉक का जो गेन होगा अब क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ऑलवेज फीडबैक सिस्टम का जो गेन होगा वो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ये होता है ऑलवेज गेन एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। तो यहाँ पर TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS अपॉन RS होता ही है, वो बताया था, और वो इक्वल टू किसके हो गया, GS अपॉन 1 प्लस GS HS के। ये फॉर्मूला आपको हमेशा माइंड में रखना है। नाउ ब्लॉक रिडक्शन। तो दो चीज़ें, सबसे पहले कि अगर ब्लॉक्स कास्केड फॉर्म में अरेंज्ड होंगे तो, और दूसरा अगर ब्लॉक्स पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होंगे तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कास्केड फॉर्म का। कास्केड का मतलब है वो एक लाइन से लगे हैं, ओपन लूप की तरह, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह लगे हैं। जैसे कि ये एक सिस्टम का गेन G1 और ये गेन है G2। इसमें X1 इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है। तो जब भी कोई सिग्नल अप्लाई किया जाता है किसी सिस्टम में, तो वो सिग्नल उस सिस्टम के गेन के साथ ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाता है। तो X1 और G1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आउटपुट आया है X1 G1। फिर यही सिग्नल हम कंटिन्यू G2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का गेन G2 है, तो इसमें अप्लाई करने पर ये इसके लिए इनपुट सिग्नल होगा, इस सिस्टम के लिए X1 G1 इनपुट होगा। तो ये X1 G1 इनपुट इस सिस्टम के गेन से G2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन, और फाइनल आउटपुट X2 हमें क्या मिल जाएगा, G1 X1 G1 G2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर एक ब्लॉक बनाती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब ये आया है ना आउटपुट X1 G1 G2, इसका मतलब मैं इसको यूँ बना सकती हूँ रिड्यूस करके इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक में, कि X1 इनपुट अप्लाई किया और यहाँ पर इनका गेन दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई G1 G2। तो X2 मेरे पास क्या आएगा, X1 G1 G2। तो इस तरीके से दो कास्केड ब्लॉक्स को मैं सॉल्व करके एक ब्लॉक बना सकती हूँ। और इस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी होंगे, चाहे दो से ज़्यादा भी हों, तो जितने भी गेन्स होंगे कास्केड में अगर हैं तो वो सारे मल्टीप्लाई होकर एक ब्लॉक में सिंप्लीफाई हो जाते हैं। कास्केड फॉर्म में क्या होता है, सिंप्लीफाई होकर मल्टीप्लाई होकर वो एक बॉक्स बना देना है। फिर आता है ब्लॉक्स कंबाइंड इन पैरेलल फॉर्म। अगर पैरेलल फॉर्म में ब्लॉक्स जुड़े हुए होंगे जैसे कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में होते हैं, तो उसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये है एक सिस्टम, तो हमेशा जब भी ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनको सिंप्लीफाई करके एक ब्लॉक बनाने के लिए वो दोनों ऐड हो जाते हैं, जो गेन होता है ना वो ऐड हो जाता है और उसके बाद एक ब्लॉक बन जाता है। जैसे कि ये मैंने बना दिया, ठीक है। जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे दो बॉक्स, तो उनको एक बॉक्स में सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। तो अब ये दो बॉक्स सिंप्लीफाई होकर ये एक बॉक्स बन गए हैं और इन दोनों की जो गेन है मैंने ऐड कर दिए हैं, G1 प्लस माइनस G2 अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ G1 एंड G2 जो भी है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब X1 मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, तो X1 जो इनपुट है वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल आउटपुट हमारे पास X2 इक्वल टू X1 इन ब्रैकेट G1 प्लस माइनस G2 आ जाएगा। तो समराइज करें इसको, तो जब भी कास्केड फॉर्म में ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे तो उनका गेन हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब भी पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड होंगे तो उनका गेन्स हमेशा क्या हो जाते हैं, सम अप यानी कि ऐड हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ छोटा सा इस कास्केड और पैरेलल ब्लॉक्स रिडक्शन का। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है कि RS यहाँ पर इनपुट है और ये सिस्टम है और CS यहाँ पर आउटपुट है। अब हमें CS निकालना है इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे, इस नेटवर्क को, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ब्लॉक्स G2 और G3 कनेक्टेड हैं पैरेलल फॉर्म में।
तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था पैरेलल फॉर्म में दोनों गेन्स क्या होते हैं, दोनों ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम और बाकी का जो हमारा नेटवर्क है पूरा एज इट इज़ वो बना देंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप 2 मैंने बनाया है, RS और G1 एज इट इज़ रखा है। उसके बाद ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके, इस फीडबैक वाले को सॉल्व करके, क्योंकि ये फीडबैक ही है, यहाँ से ये फीडबैक ही अप्लाई हो रहा है, तो ये मैंने सॉल्व करके पैरेलल ब्लॉक्स को यहाँ ऐड कर दिया और ये एक ब्लॉक में इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके बाद अब ये दोनों क्या हैं, कास्केड में हैं, तो अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी। कास्केड में मैंने अभी बताया था क्या होता है, जितने भी ब्लॉक्स कास्केड में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, G1 मल्टीप्लाई बाय होल इन ब्रैकेट G2 प्लस G3। तो ये अब हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन हो गया है इस ब्लॉक डायग्राम का पूरा। और फाइनली आउटपुट हमारे पास यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या जाएगा, TS इज इक्वल टू G1 G2 प्लस G1 G3। इसी को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है G1 G2 प्लस G1 G3। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको कास्केड और पैरेलल का बताया है। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज है अब मूविंग अ सम पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। इस सम पॉइंट को हमें इस ब्लॉक के बाद में मूव करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा इनपुट x1 है जो मैंने अप्लाई किया है, यहाँ से इस सिग्नल से वो x2 से ऐड होके एडर के द्वारा वो इस D ब्लॉक में जा रहा है और उसके बाद इस गेन से मल्टीप्लाई होकर x1 प्लस माइनस x2 सिग्नल मल्टीप्लाई होकर इससे फाइनल आउटपुट आ रहा है। लेकिन यही एडर को यानी कि सम पॉइंट को मुझे इस ब्लॉक के बाद में मूव करना होता है। ये क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है सीखना, तो आप ये ध्यान से देखिएगा। तो मुझे इसको इसके बाद में लाना है, तो मैं पहले तो सिंपली ड्रॉ कर लूँगी ये x1। अब ब्लॉक पहले चाहिए मुझे, तो मैंने पहले ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। ये ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद मुझे एडर लगाना है, सम पॉइंट लगाना है, तो मैंने एक बार ये सम पॉइंट लगा दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाद में बनने वाले जो डायग्राम है, इसका आउटपुट और इसका पहले वाले का आउटपुट सेम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जब अप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा सिग्नल ये कौन सा आ जाएगा, x1 इंटू जी, ये सिग्नल आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, x1 इंटू जी है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या है ये x1 जी प्लस माइनस x2 जी, यही तो है आउटपुट, यही लाना है मुझे। तो मेरे पास x1 जी तो आ गया, अब साथ में मुझे ऐड करना है x2 जी भी, और वो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे इसको x2 को विद फैक्टर g। तो यहाँ से एक x2 सिग्नल लिया और उसको मैंने g गेन के साथ अप्लाई करके यहाँ पर जो निकल के इस ब्लॉक से जो सिग्नल मिला है हमें वो x2g सिग्नल है। इस x2g सिग्नल को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, जो भी सिग्नल है प्लस या माइनस है ये, ठीक है, तो इसको मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो ये वाला सिग्नल और x2g सिग्नल सम होके यानी कि ऐड होकर फाइनल सिग्नल जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, x1g प्लस माइनस x2g, जो कि यही है। यहाँ से g कॉमन लिया तो x1 प्लस माइनस x2 सेम हो गया। तो इस तरीके से हम मूव करते हैं एक समिंग पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक। ठीक ऐसे ही मूविंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के पहले अगर हमें इसको मूव करना होता है तो हम क्या करेंगे, तो पहले मूव करना है तो सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ये x1 को हमें इस ब्लॉक से पहले x1 के बाद इस ब्लॉक से पहले हमें समिंग पॉइंट लगाना है, तो सबसे पहले हम लगा देते हैं इस समिंग पॉइंट को यहाँ पर। उसके बाद हमें ब्लॉक चाहिए तो इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस समिंग पॉइंट से मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। अभी तक तो क्या है, सिर्फ x1 एक ही सिग्नल है, तो समिंग पॉइंट लगाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये x1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये x1 गया और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x1g आ जाएगा। लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट तो हमें क्या चाहिए, x1g प्लस माइनस x2 भी तो चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सिग्नल x2 अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर x2 अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ सम अप होकर क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 सिग्नल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 सिग्नल आ जाएगा और वो फिर g से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें x1 के साथ तो g चाहिए लेकिन x2 के साथ हमें g नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इस g को कैंसिल करने के लिए 1/g लगाना पड़ेगा।
1/g गेन से होता हुआ ये x2 आया, उसके बाद में यहाँ पर x1 के साथ ये एडअप हुआ, सम अप हुआ, तो उसके बाद ये आउटपुट आएगा हमारे पास। कैसे, एक बार देखते हैं। x2 को मैंने यहाँ पर 1/g के साथ अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x2/g बनेगा। अब x1 और ये x2/g सिग्नल इस समिंग पॉइंट पर ऐड होंगे, तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा, x1 + x2/g, ये सिग्नल हो जाएगा। इस सिग्नल को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इस g ब्लॉक में, तो g ब्लॉक में अप्लाई होने के बाद यहाँ पर जो सिग्नल निकलेगा वो अब x1g की जगह क्या हो जाएगा, ये पूरा, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्नल था ना x1 और x2/g, यहाँ पर समिंग पॉइंट पर ये सम होके ये सिग्नल बन गए थे, और इस सिग्नल को जब मैंने इस ब्लॉक पर अप्लाई किया तो ये ब्लॉक का गेन g इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो गया और फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद यही बनता है, क्या होगा, x1 × g x1g और प्लस x2/g × g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x2। तो ये हमारा इस तरीके से हम मूव करते हैं समिंग पॉइंट को बिफोर अ ब्लॉक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। अभी तक तो समिंग पॉइंट की बात हो रही थी, अब टेक ऑफ पॉइंट को कैसे मूव करते हैं। तो अगर ब्लॉक के बाद में हमें टेक ऑफ पॉइंट को ले जाना है, पहले लगा हुआ है वो ब्लॉक के और हमें बाद में ले जाना है उससे, तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि ये x1 इनपुट है जो कि इस g ब्लॉक में जा रहा है और x1g आउटपुट आ रहा है। इस x1 को यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट से उठाया हुआ है, ठीक है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें इस ब्लॉक के बाद में लगाना है। तो सिंपली जैसा कि मैंने बताया था, x1 को अप्लाई किया इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक के बाद में हमें इस टेक ऑफ पॉइंट को लगाना है। तो यहाँ पर इसको एक बार लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका आउटपुट x1 g पर गया, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा x1 × g, यानी कि x1g आया, x1g ही आउटपुट चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर हमें टेक ऑफ पॉइंट से जो x1 सिग्नल चाहिए वो कैसे बनेगा। अब इस x1g को मैंने यहाँ से उठाया इस टेक ऑफ पॉइंट से, और यहाँ पर मैंने अगर एक 1/g लगा दिया गेन, तो ये 1/g गेन लगाने का पर्पस क्या है, ताकि यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट से जो हमने सिग्नल उठाया है वो हमें पहले वाले सिग्नल की तरह, यानी कि यहाँ पर बिफोर चेंजिंग द टेक ऑफ पॉइंट, यहाँ पर सिग्नल कौन सा उठा रहे थे हम इस टेक ऑफ पॉइंट से, x1, तो यहाँ पर भी हमारे पास x1 ही आना चाहिए था, लेकिन x1g यहाँ से हम उठा रहे थे, तो x1g में से मैंने g को कैंसिल करने के लिए 1/g लगा दिया, ताकि x1g × 1/g, x1g × 1/g होके ये g से g कैंसिल हो जाए और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, सिर्फ x1 आ जाए, जो कि हमारे पहले वाले सिस्टम जो सिग्नल है उसकी तरह सेम हो जाए। तो यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट को मूव करने का पर्पस क्या होता है कि जैसे वहाँ पर आउटपुट को सेम करना था, यहाँ पर हमें टेक ऑफ पॉइंट से उठाया गया सिग्नल को सेम रखना है बिफोर चेंजिंग और आफ्टर चेंजिंग। अब इसी तरीके से जल्दी से देख लेते हैं कि अगर टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पहले मूव करना होता है तो क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो कि ब्लॉक के बाद में ये टेक ऑफ पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि इस x1g को सिग्नल को इस टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ पर उठाया हुआ है, लेकिन हमें इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाना है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं इस सिग्नल के बाद में जस्ट पहले टेक ऑफ पॉइंट और उसके बाद में ये ब्लॉक लगाना है, हमें ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस सिग्नल पे क्या आ रहा है, x1g उठा रहे हैं हम यहाँ से, लेकिन अब यहाँ पर इसको लगाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो सिर्फ x1 है, अभी तक तो ये g के साथ कंबाइन ही नहीं हुआ, यहाँ पर होगा, कंबाइन करने के बाद में होगा ये तो x1g, लेकिन हमने यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट को मूव कर लिया, इसका मतलब हम यहाँ से तो सिर्फ क्या उठा रहे हैं, x1 ही उठा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, x1g चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक गेन लगा दूंगी g गेन लगाने पर उसके बाद यहाँ से जो मुझे मिल जाएगा वो x1g सिग्नल मिल गया टेक ऑफ पॉइंट से। तो इस तरीके से टेक ऑफ पॉइंट को हम बिफोर द ब्लॉक मूव करेंगे। छोटा सा पॉइंट और जो मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में ही, एक बार फिर से बता देती हूँ, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। अगर हमारे पास ऐसा फीडबैक लूप होगा बना हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा जब भी ये फीडबैक सिस्टम होता है इस तरीके का, तो इन दोनों ब्लॉक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, इनका जो ट्रांसफर फंक्शन बनता है कंबाइन होकर वो क्या होता है, g/1 - +th। अब ये माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या है, देखो कि h ये फीडबैक गेन है, अगर ये फीडबैक गेन पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा,
और अगर ये नेगेटिव यहाँ पर ये नेगेटिव हुआ, H नेगेटिव हुआ, माइनस का हुआ, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपोजिट साइन चलेंगे। यहाँ पर H पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर H नेगेटिव तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइन पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये जो इसका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा वो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू क्या हो जाता है, G/1 माइनस प्लस GH। और मान लो कि यहाँ पर मेरे पास H अगर नहीं भी दिया ना क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर H नहीं हो, सिर्फ ये हो, ये बना हुआ है और यहाँ पर ये इस तरीके से है, ये है G अप्लाई है और ये X2। ठीक है, इस तरीके से भी हो ना, यहाँ पर ये H का ब्लॉक नहीं हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जो इसका गेन है H है वो क्या है, 1 है। H को हमें उस कंडीशन में 1 पुट अप करना है यहाँ पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास हम देख रहे हैं कि कुछ कास्केड में लगे हैं ब्लॉक्स, तो कुछ पैरेलल में लगे हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं इस वाले एरिया को, इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट जैसा कि हम देख सकते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हमें ये दिख रहा है, ये पार्ट इतना पैरेलल में लगे हैं G3 और H1, लेकिन इन्हें सॉल्व करने में दिक्कत क्या आ रही है कि ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर इनके बीच में है। तो मैंने आपको सिखाया है कि टेक ऑफ पॉइंट को किस तरीके से हम मूव करते हैं आफ्टर द ब्लॉक, तो वही हम करेंगे इस G3 ब्लॉक के बाद में। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम मूव कर देंगे जिससे कि हमारे पास ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और फिर कोई यहाँ पर हमारे पास अड़चन नहीं होगी बीच में इसके लिए। तो चलिए इसे मूव करते हैं टेक ऑफ पॉइंट को G3 ब्लॉक के बाद में। तो यहाँ पर मैंने स्टेप लिख दिया है ये। अब ये जो चीज़ है वो मैंने पूरी सेम बनाई है, हमें चेंज क्या करना है, सिर्फ इस टेक ऑफ पॉइंट पे तो चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ को सेम रखनी है। तो ये सेम स्ट्रक्चर मैंने बाकी पूरा एज इट इज़ ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मुझे G3 के बाद में लगाना है, तो यहाँ पर मैं इसको लगा देती हूँ। ये लगा दिया मैंने यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट, और फिर मैंने यहाँ पर बना दिया H3 और ये यहाँ पर था कनेक्टेड, इसमें एडर में ये अप्लाई हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये टेक ऑफ पॉइंट जो मैंने शिफ्ट किया है तो इसमें कुछ इफेक्ट भी तो पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा इसमें। H3 का H3 तो ये रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक मूव करोगे तो आपको जिस ब्लॉक के बाद में आप मूव कर रहे हो वो ब्लॉक उसके अपॉन में लगा देना है, यानी कि H3 के अपॉन में आपको G3 लगा देना है। तो इस पूरे ब्लॉक का जो गेन होगा वो अब H3 नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, H3 अपॉन G3। ठीक है, तो ये गेन रहेगा इस ब्लॉक का। तो ये मैंने रीड्रॉ कर दिया है, क्लियर बिल्कुल साफ रीड्रॉ कर दिया जो हमने अभी टेक ऑफ पॉइंट को मूव किया था वो। अब हम ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट एक सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का पार्ट बन गया है, यानी कि जो पैरेलल बॉक्स लगे हुए हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बन गया है, बाकी सारा एज इट इज सेम है। ये इतना पार्ट चेंज होकर ये बन गया। अब ये G3/1 प्लस G3 H1 बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्यों है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन किया था। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि फीडबैक जब सिस्टम होता है तो इन दोनों ब्लॉक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये G है, अगर ये H है तो कैसे किया जाता है, G/1 प्लस माइनस GH। तो उसी फॉर्मूले से मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है। अब देखो, अब ये 2 ब्लॉक्स सिंपल हमें दिख रहे हैं कि एक कास्केड में है, तो हम इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। इतने पार्ट को, इस पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे कास्केड फॉर्म में। कास्केड में 2 ब्लॉक्स होते हैं तो क्या होता है, गेन्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों के। तो इन दोनों गेन्स को हम मल्टीप्लाई करके इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। इन दोनों ब्लॉक्स को कास्केड में सॉल्व करने के बाद दोनों के गेन मल्टीप्लाई होकर ये हो गया G2.G3/1 प्लस G3 H1। अब इसके बाद हमें सिंपल सा एक और पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। ये क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि फीडबैक में लगे हुए हैं। ये और ये ब्लॉक्स दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में फिर से ऐड करने के लिए क्या करना होता है, वही G/1 प्लस GH, यानी कि ये अपॉन 1 प्लस ये इंटू ये। तो लिख लेते हैं इसको। इन दोनों का जो फाइनल बनेगा इन दोनों ब्लॉक्स को सॉल्व करने के बाद, सिंस ये पैरेलल में है यानी कि फीडबैक में है ये, तो क्या होगा यहाँ पर G2.G3/1 प्लस
G3H1 यानी कि पूरा ये वाला ब्लॉक होल अपॉन 1 प्लस ये इंटू ये वाला ब्लॉक, यानी कि ये इंटू ये वाला ब्लॉक। फिर इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि इस इतने पार्ट का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। और इस ट्रांसफ़र फंक्शन के ब्लॉक में ये दोनों ब्लॉक्स सिंप्लीफाई हो गए। तो हम अब रीड्रॉ कर लेते हैं हमारे पूरे सिस्टम को। ये आगे वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा इसका, R, फिर ये समिंग पॉइंट, फिर G1 ब्लॉक, और इतना इतना ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये सिंप्लीफाई होकर एक ब्लॉक बन गया जिसका गेन ये हो जाएगा, यानी कि G2 डॉट G3 अपॉन 1 प्लस G3H1 प्लस H3G2 ये हो जाएगा। और ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया इतना पार्ट। अब तो सिंपली हमें दिख ही रहा है कि ये दो ब्लॉक से बचे हैं और ये दोनों ही किस में, कौन से फॉर्म में कनेक्टेड हैं, कास्केड फॉर्म में कनेक्टेड हैं। और कास्केड फॉर्म में मैंने बताया हुई है आपको कि कास्केड फॉर्म में क्या होता है, दोनों गेन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों गेन्स को, इस वाले ब्लॉक के और इस वाले ब्लॉक के दोनों गेन्स को हम अब मल्टीप्लाई करके इन दो ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई करके एक फाइनल ब्लॉक्स इसका दोनों का बना लेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं ये इनपुट, उसके बाद ये समिंग पॉइंट और ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट कास्केड वाला दोनों ब्लॉक्स सॉल्व होकर ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। ये एक ब्लॉक बन गया जिसमें इन दोनों गेन्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। और ये सी इनपुट और एट लास्ट ये। अब हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं बचा, लेकिन ये फीडबैक पाथ बचा है। अब मैंने आपको अभी बताया था एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक वाले में कि अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं होता, कोई गेन नहीं दिखाया हुआ था, तो हमें उसका गेन 1 मानना होता है। यानी कि यहाँ पर जो H होगा उसका गेन क्या होगा, 1, यानी कि इसको हमें 1 लेना है। तो इसको और इसको सॉल्व करने पर जो फॉर्मूला बनता है, यानी कि G अपॉन 1 प्लस GH, ये फॉर्मूला बनता है। तो उसमें H की जगह पर अपने को 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा वो G अपॉन 1 प्लस G। तो वो सिंप्लीफाई करके अब हमें फाइनल स्ट्रक्चर बना लेना है। तो लिख लेते हैं हम वो फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन जो आएगा पूरे सिस्टम का। G किस फॉर्मूले पर बेस्ड है वो लिख रही हूँ मैं, G अपॉन 1 प्लस GH। यहाँ पर H हमारे पास 1 है, इसलिए G अपॉन 1 प्लस G आ जाएगा। G की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरी चीज़ है। तो हमारा फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आ जाएगा, G, यानी कि G1 डॉट A अपॉन 1 प्लस G, यानी कि फिर से ये वाला पार्ट, ये। और फिर इसे सॉल्व करके मैंने लिख दिया है बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस पार्ट। ये सॉल्व करके पूरा हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन TF इज इक्वल टू CS अपॉन RS इक्वल टू दिस, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से इक्वेशन सॉल्व। और इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। एक ब्लॉक में बन गया, ये बहुत सारे ब्लॉक्स थे इक्वेशन में, तो ये सिंप्लीफाई होकर ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से एक ब्लॉक का डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से की जाती है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। एक और कॉम्प्लेक्सिव एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप वो एग्जांपल हमारा देख सकते हैं। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।